जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू हो गया है। यूनिफॉर्म से ही समझ में आएगा यूनिफॉर्म कैसी होती है, सबकी सेम होती है। तो मतलब ऐसा कानून जो सभी के लिए बराबर हो, मतलब कि ना इस जैसे कि मान लो कि मैंने चोरी की है तो ये नहीं देखा जाएगा कि मैं अमीर हूँ कि गरीब हूँ, तो किसी अमीर को उसके लिए अलग सजा हो और गरीब के लिए उसी क्राइम के लिए अलग सजा हो, या मेजॉरिटी के लिए अलग सजा हो, माइनॉरिटी के लिए अलग सजा हो। तो सबको सजा सेम मिलेगी, सबके लिए नियम कानून सेम होंगे और ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा है कि यह सबका साथ और सबका विकास के अनुरूप ही इसका काम होगा। और अभी एक तरह से कह सकते हैं ये ट्रायल वर्जन है, सिर्फ उत्तराखंड में हो रहा है। और जैसे ही अगले ये इलेक्शन होंगे उसके बाद आप देखोगे कि मतलब धीरे धीरे और राज्यों में ये एप्लीकेबल होता जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में लागू हो जाएगा। यूसीसी में कुछ नियम है, जैसे कि बहु विवाह, ज्यादा शादियां नहीं कर सकते, एक ही शादी कर सकते हैं। बाल विवाह, इस पर प्रतिबंध है। इसमें तलाक के लिए एक समान प्रक्रिया है, सभी के संग एक जैसा व्यवहार है। अगर कोई तलाक देता है तो जो भी केस फाइल होगा मतलब सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद विभिन्न धर्मों की लड़कियों के लिए एक मानकीकृत विवाह योग्य उम्र है। मतलब कई धर्मों में होता है कि जैसे कई गाँव में भी होता है कि छोटी उम्र में ही शादी कर देते हैं, तो वो नहीं कर सकते। अब ये मुझे अभी पता नहीं इसमें लिखा है कि नहीं आगे, कि 16 एज या 18 एज लड़कियों की, वो देखना पड़ेगा। यूसीसी का जो उद्देश्य है वो लैंगिक समानता, मतलब कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। अंतर से मतलब है कि पहले ये होता था, अरे घर का काम सिर्फ महिला ही करेंगी, पुरुष नहीं करती हैं, सिर्फ महिलाएं करती हैं, या बाहर काम सिर्फ पुरुष ही करते हैं, महिलाएं बाहर काम नहीं कर सकती हैं। तो इस तरीके की ये जो लैंगिक असमानता थी इसको हटाना है और लैंगिक समानता को ज़्यादा बढ़ावा देना है। साथ ही साथ सामाजिक एकजुटता को भी बढ़ावा देना है। यूसीसी में नागरिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, क्योंकि सिफारिशों में अनिवार्य विवाह पंजीकरण, विरासत अधिकारों का विस्तार, मतलब विरासत में जो अधिकार मिलते हैं वो, और साथ ही लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु बढ़ाना, मतलब बढ़ा दी गई है, तो 18 तो कम से कम होगी ही होगी। और लड़कियों को उनकी शादी से पहले शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना शामिल है। ये तो बहुत जरूरी है, लड़कियों को शिक्षित होना चाहिए। इसी के साथ कानूनी दस्तावेजीकरण पर जोर देने के प्रयास में जो जोड़े अपनी शादी का पंजीकरण नहीं कराते हैं उन्हें सरकारी सुविधाओं के लिए अयोग्य माना जाएगा। यूसीसी एक कानूनी ढांचा स्थापित करेगा जिसमें एक तो विवाह हो गया, तलाक हो गया, भूमि हो गया, संपत्ति हो गया और विरासत के कानून शामिल होंगे। ये अगर लागू हो जाता है तो स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्तराखंड इसे अपनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा, गोवा के बाद। मतलब गोवा में क्या है कि उन दिनों से लागू है जब पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। मतलब वो भी समझते हैं यूसीसी की वैल्यू। यूसीसी हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता है, और इसीलिए शायद महिलाएं भी काफ़ी इसका सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि भाई हलाला कौन ही चाहेगा करना। इसमें जो बच्चे होते हैं उनको गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में भी कुछ बताया गया है। जो इद्दत की प्रथा है वो कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की मीडिया में भी सुर्खियों में थी, जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा खान पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2018 में अपने पूर्व पति और शादीशुदा खान से तलाक लेने के बाद प्रतीक्षा अवधि पूरी होने का इंतजार नहीं किया था। और यहीं यूसीसी काम आता है कि मतलब समझ रहे हो, उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई वो इमरान खान है। तो भाई यूसीसी मतलब समान अधिकार कहाँ है सबको, कि बड़ा आदमी है तो उसके लिए 7 खून माफ, तुम कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे आदमी के हाल सजा हो जाए। तो इसीलिए यूसीसी जरूरी है कि सब बराबर हैं। यहाँ इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि बेटों और बेटियों के लिए समान संपत्ति का अधिकार है। मतलब होता क्या था कि बेटों को ज़्यादा अधिकार दिए थे, कि मतलब ज़्यादा संपत्ति बेटों को मिलेगी, और बेटियों को तो देते ही नहीं थे, कई जगह फिर कम दिया जाता था। तो मतलब समान है, अगर आपके बेटा बेटी है तो जो संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो समान होगा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि लड़कों को थोड़ा सा वो धक्का लग सकता है, लेकिन भाई समान होना चाहिए। देखो मैं लड़का हूँ फिर भी ये कह रहा हूँ। इसके बाद है कि नाजायज़ और वैध बच्चों के बीच अंतर दूर करना, गोद लिए गए और जैविक रूप से जन्मे बच्चों के साथ समान व्यवहार करना है। और फिर वही है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पत्नी हो या पति हो और बच्चों को, माता पिता को, मतलब किसी को भी जो संपत्ति का अधिकार मिलेगा वो समान ही मिलेगा। इसमें भी मुसलमानों में शायद कुछ दिक्कत थी। एक पाकिस्तान का ही मैंने केस सुना था, उसमें क्या था कि पति की मृत्यु के बाद जो सारी जायदाद थी वो पति के घर वाले हड़प रहे थे और पत्नी को कुछ नहीं दे रहे थे। तो ये चीज़ सही है, उनको फ़ायदा मिलेगा मुस्लिम लड़कियों को जिनका जैसे पिता की मृत्यु हो गई या पति की मृत्यु हो गई, तो उनको भी संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा। अभी क्या है कि ये एक बार ये विधेयक विधानसभा से पारित हो जाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। अब इसमें वही होगा कि मुसलमानों को भड़काया जाएगा कि भाई ये तो कुरान के खिलाफ है, कि ये है कि वो है। तो भाई सीधी बात,
धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना दिया था। अगर कुरान ही चाहिए था, मस्जिद ही चाहिए था, इस्लाम ही चाहिए था तो पाकिस्तान या बांग्लादेश में से कहीं चले जाते। लेकिन अगर भारत चाहिए था तो यहाँ रुकिए ना, तो भारत के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। नहीं तो भाई ये क्लियर ही समझ में आता है कि भाई उधर हमने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बांग्लादेश भी ले लिया, वहाँ पर पूरे मतलब 97% मुसलमान रहेंगे और भारत में आके भी इस्लाम चाहिए। तो ये तो क्लियर समझ में आता है ना कि ये दोगलापंथी क्या है।